वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल सब्जेक्ट जिसमें कर रहे हैं आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो है ना। हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़े, उसके क्या फैक्टर होते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब हमने इससे पहले वीडियोज में आपके पढ़े थे। आज हम आपको पढ़ेंगे आपकी जो थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं, है ना, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे आपको। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे नॉर्मली जो वो डिटरमाइन होते हैं वो आपको सप्लाई और डिमांड की वजह से होते हैं, है ना। हमने देखा था कि जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है ना। या जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होगी तो उस वजह से क्या होता है, आपका उसकी जो वैल्यू होती है और करेंसी की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आपको जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है किसी करेंसी की, तो वहाँ पर हम उसको जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कर देते हैं, है ना। और भी काफ़ी फैक्टर हमने इससे पहले पढ़े थे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बेसिक आपका लेवल होता है, जो डिमांड सप्लाई जहाँ पे एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है, तो हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे जिनके हम आंसर नहीं दे पाती है ना। जैसे कि भाई व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई ये तो बता रहे आपने कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड सप्लाई की वजह से आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, डिटरमाइन हो रहे हैं। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई है वो किस वजह से आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। डिमांड में सप्लाई में किस किस वजह से क्या फैक्टर है वो जो इनको चेंज कर रहे हैं, जो इनको और डिमांड को बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को या घटा रहे हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हमें ये जो बेसिक लेवल की थ्योरी है ये हमें नहीं बताती डिमांड सप्लाई वाली। ठीक है, फिर हमें ये भी नहीं बताता, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन डिमांड फॉर वन करेंसी एक्सीड द सप्लाई ऑफ अनदर, कि भाई जो एक करेंसी की डिमांड है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर या कब या कितने टाइम पीरियड के बाद इस दूसरी करेंसी की सप्लाई को वो एक्सीड कर जाती है, कब डिमांड दूसरी करेंसी से ज़्यादा हो गई किसी एक करेंसी की। ठीक है, या फिर वो क्या कंडीशन थी जब डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रही है ना। कंडीशंस, फैक्टर्स और टाइम पीरियड के बारे में ये हमें नहीं बताता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज होती है, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो इसमें आपकी तीन थ्योरीज आती हैं। ठीक है, पहला आपकी थ्योरी होती है परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और एक आपकी आती है फिशर इफेक्ट। आपकी तीन थ्योरीज हो गई, इसमें से हम आपको आज पढ़ेंगे जो होगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, पीपीपी थ्योरी हम आज आपका देखते हैं, कवर करेंगे, और बाकी जो दो थ्योरीज है वो इसकी बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला आपका आता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या होगी, सिंपल थ्योरी आपकी काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये क्या है, आपकी इकोनॉमिक थ्योरी है। ठीक है, जो क्या सजेस्ट करती है कि जो आपके एक्सचेंज रेट होंगे दो दो करेंसीज के बीच में वो इक्वलाइज होनी चाहिए। ठीक है, शुड इक्वलाइज द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ टू कंट्रीज और बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। ठीक है, मतलब जैसे दो कंट्रीज होगी, कंट्री ए कंट्री बी। ठीक है, कुछ आपके बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब कुछ ग्रुप है गुड्स का, हाँ, कुछ सर्विसेज है, सेम वही गुड्स सर्विसेज आपकी दूसरी कंट्री में भी है, तो दोनों कंट्रीज में उनका प्राइजेस सेम होना चाहिए। जहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों कंट्रीज के प्राइजेस सेम हो जाते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, क्या ये एक्सचेंज रेट हमारा होना चाहिए इन दोनों करेंसीज के बीच में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई भी एक चीज़ है ना। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई कोई हेड है ना, उस हेड का प्राइस मान लो एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कुछ 20 रुपीज़ है ना, और जो आपका बाहर जो यूएस है वहाँ पर वो कुछ $1 का है। ठीक है ना, तो अभी वही सेम केक का प्राइस वहाँ $1 है और यहाँ पे आपको 20 है, और एक्सचेंज रेट भी हमारा भी यही चल रहा है, 20 ही चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर दोनों के जो प्राइस है वो इक्वलाइज हो जाते हैं। मतलब वहाँ भी $1 की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ के बराबर ही है, और हमें भी इंडिया में 20 रुपीज़ का मिल रहा है वो चीज़, तो इक्वलाइज है। ठीक है, वहीं अगर मान लो वो हैड हमें इंडिया में मिल रही है 40 रुपीज़ की। ठीक है, और वहाँ पे $1 की ही मिल रही है, और $1 का जो प्राइस है अभी वो 20 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमें इंडिया में महंगी पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों इक्वल हो जाते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है आपका एक्सचेंज रेट, हम उसे डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, एग्जांपल से समझेंगे आगे भी। सो इन अदर वर्ड द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज शुड एडजस्ट टू द आइडेंटिकल गुड्स। ठीक है, जो गुड्स होंगे वो आपका आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है ना, कॉस्ट उनकी सेम होनी चाहिए बहुत दोनों कंट्रीज में, है ना। व्हेन एक्सप्रेस इन सेम करेंसी। ठीक है ना, सेम करेंसी, दोनों कंट्री सेम करेंसी की बात नहीं हो रही है, एक कोई कंट्री है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी गुड्स सर्विस आप खरीद रहे हैं वो सारी उनकी सेम कंट्री और सेम करेंसी ही चलेगी आपकी, है ना। तो वो सेम करेंसी की बात हो रही है, जो भी गुड्स और सर्विसेज है उन्हें हम सेम करेंसी में एक्सप्रेस कर रहे हैं आपका। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय द गोस्टेव कैसल, जो आपके गुस्टेव कैसल थे, उन्होंने इसको आपका डेवलप किया था 1918 के अंदर। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका लॉ वन प्राइस, जो हमने अभी ऊपर देखा कि जो भी एक मार्केट के अंदर क्या जो भी उसकी डिमांड क्या सप्लाई क्या है वो हमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, कहाँ पर जो आपको कंपेरेटिव मार्केट होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव मार्केट के अंदर जो भी आपके आइडेंटिकल गुड्स हैं, ठीक है ना, उनके क्या होने चाहिए, उनका सेम प्राइस होना चाहिए। ठीक है, एक मार्केट होगी, उस मार्केट के अंदर आपकी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, क्या कंडीशन है, कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता चीज़ों के प्राइस के ऊपर। ठीक है, और कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, आइडेंटिकल गुड्स है ना, जैसे आपको परफेक्ट कंपटीशन होता है कुछ वैसा, तो वहाँ पे जो भी जितने भी गुड्स होंगे उनका प्राइस सेम होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ, सेम होना ही चाहिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ठीक है ना, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो के अंदर। ठीक है, मैंने एक्सप्रेस इन कॉमन करेंसी, जो कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस है वो चीज़ें। ठीक है ना, तो इसमें वही चीज़ बोली है कि मान लो पेयर ऑफ शूज़ है मेरे पास, तो शूज़ का प्राइस जो मेरे यहाँ पे है, मान लो जो अमेरिका में चल रहा है वो इंडिया में उस सेम प्राइस होना चाहिए आपका। ठीक है, वही आपका अदर कंट्री कोई, है ना, वैसे भी दो कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एक्चुअली दो कंट्री के बीच में डिफरेंट कर रहे हैं। तो मान लो अमेरिका में जो पेयर ऑफ शूज़ है उसका भी कुछ $100 है, और वही इंडिया में आपका कितना कितना आ रहा है, $100 के इक्वली आ रहा है। मतलब जब मैं एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करूँगा तो वो सेम प्राइसेस होने चाहिए। ठीक है ना,
वहाँ भी $100 का पड़ रहा है मुझे, और इंडिया में जब खरीद रहे हैं उसे तो भी वो $100 का ही पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे कॉमन करेंसी का मतलब, ठीक है। ये नहीं कि दोनों कंट्रीज में कॉमन करेंसी चल रही है, नहीं, उसी का जो प्राइसेस है वो जब मैं उससे एक कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस करूँ तो मुझे वहाँ पे $100 का पड़ना चाहिए, और यहाँ पे जब मैं उससे इंडिया से खरीद रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पे $100 का पड़ना चाहिए, है ना। और जब मैंने उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, मान लो डॉलर को मैंने $100 है तो मान लो वो ₹80 के आसपास चल रहा है, तो 8,000 हो गए। तो जो शूज़ मुझे यहाँ 8,000 के पड़ रहे हैं, जब मैं उसे अमेरिका में खरीदने जा रहा हूँ, मैंने अपनी करेंसी कन्वर्ट करी, तो वो मुझे वहाँ पे कितना पड़ना चाहिए, 8,000 का ही पड़ना चाहिए। मतलब वैल्यू अगर मैं देखूँ इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में, तो यहाँ पे मुझे 8,000 के ही पड़ रहे हैं, चाहे वहाँ मैं $100 दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पड़ वो वहाँ भी 8,000 के रहे हैं। तो ये आपको कॉमन करेंसी वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ वन प्राइस, ठीक। मान लो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है ना, जो हम लो वन प्राइस कह रहे हैं कि भाई जो भी गुड्स है, जो आइडेंटिकल गुड्स है, उनका प्राइस सेम नहीं है ना। दो कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज के बीच में उनका प्राइस सेम अगर नहीं है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपकी अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं आपका आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, गुड्स को हम बाय करेंगे एक कंट्री से जहाँ पे वो लो प्राइस में होता है, और उसको क्या कर देते हैं लोग दूसरी कंट्री में जहाँ उसका हायर प्राइस होता है वहाँ पे उसको सेल कर देते हैं, और जो डिफरेंस होता है प्राइसेस में वो उनका प्रॉफिट बन जाता है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी आपका ये चीज आर्बिट्रेज, ठीक है, जो हम आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई मान लो करेंसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने पहले पढ़ा था करेंसी के बारे में, कि जो एक करेंसी का कन्वर्जन रेट है, मान लो $1 है, उसका प्राइस किसी कंट्री के अंदर कुछ और है, तो वहाँ पे वो सस्ते में डॉलर उसने खरीद लिया और किसी और कंट्री में भेज दिया जहाँ पर डॉलर की हाई वैल्यू है, हाई प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपका लो वन प्राइस नहीं होगा, ठीक है, इस थ्योरी के असम्पशन है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि अगर लो वन प्राइस नहीं होता है तो क्या होगा, आर्बिट्रेज की एक सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। तो जो आर्बिट्रेजर है वो क्या करेगा, एक जगह से लो प्राइस में गुड्स को खरीदेगा और जहाँ पर उसका हाई प्राइस है वहाँ बेचेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो मतलब जो डिफरेंस होगा प्राइस का वो उसका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें और भी असम्पशन आपकी, जैसे आपको अज्यूम करना है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी आपकी, कोई टैरिफ नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा। ये सिर्फ असम्पशन हमें लेनी है, थ्योरी से तो उसकी असम्पशन होती भी है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ आपको मान लो $1 जो है उसका जो अभी प्राइस चल रहा है, मतलब जो एक्सचेंज रेट है अभी करंट में उसका, वो ₹80 है ना, सपोज करो। अभी तो कुछ और चल रहा है करंट में, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इन द यूएस द प्राइस ऑफ शर्ट, एक शर्ट है उसका प्राइस जो यूएस में है वो $50 के आसपास है, और इंडिया में वही सेम शर्ट, ठीक है, सेम शर्ट का जो प्राइस है वो 22,000 है, ठीक है। तो एक शर्ट है, ठीक है, सेम शर्ट का प्राइस अमेरिका में $50 और इंडिया में $2,000 है, ठीक है। अब अगर क्या होगा, हम इसे बाय करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब जो अमेरिकन पीपल्स हैं अगर वो उसको इंडिया से बाय करते हैं तो उन्हें कितने का पड़ेगा, तो उनको $25 का पड़ेगा, है ना। सिंपल अगर आप देखेंगे तो हाफ प्राइस हो रहा है पूरा, तो उन्हें तो $25 का पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज आता है क्या, कि अगर आप इंडिया से खरीदते हैं तो आपको क्या होगा, काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, अपने कॉस्ट आपको कम लगेगी, तो आपको $25 सेव होंगे, ठीक है ना। पूरे प्योर सेव होंगे $25, क्योंकि हमने भी बड़ा असम्पशन है, नो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई आपका बैरियर नहीं है, तो $25 प्योर बच गए उनके पास, तो उन्हें एडवांटेज मिल रहा है, प्रॉफिट बच रहा है उनका, है ना। तो अगर कंज्यूमर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इंडिया से खरीदना है, तो क्या होगा उस टाइम पे, तो फिर जो इंडिया के अंदर शर्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, है ना। तो डिमांड ऑफ इंडियन रुपीज़ विल इंक्रीज, ठीक है। क्यों रुपीज़ की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग अमेरिका में रहते हैं, तो वो डॉलर तो डायरेक्ट दे नहीं सकते, यहाँ के जो सेलर होंगे, जो भी आपके शॉपकीपर होंगे, तो उन्हें इंडिया में कन्वर्ट करना, जो इंडियन रुपीज़ है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी करेंसी को। तो उस कन्वर्ट करने के लिए जो इंडियन रुपीज़ होगी उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी आपकी, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यू होगी इंडियन रुपीज़ की वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वैल्यू तो बढ़ गई, साथ साथ आपको क्या होगा, जो डिमांड होगी शर्ट की यूएस के अंदर, वो क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ से खरीद रहे हैं इंडिया से, क्योंकि यहाँ से उन्हें सस्ते में मिल रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो प्राइस होगा शर्ट्स का यूएस के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम होने लग जाता है ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इंडिया के अंदर शर्ट्स की, तो जो प्राइसेस होंगे शर्ट्स के वो इंडिया में फिर राइज होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, देखो यूएस में प्राइसेस डाउन होने लग रहे हैं और इंडिया में प्राइसेस आपके अप होने लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, इक्विलिब्रियम की तरफ ये जाएंगे फिर आपका, ठीक है। तो प्राइस ऑफ शर्ट्स इन यूएस एंड इंडिया विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जहाँ पर इस शर्ट का प्राइस इक्वल हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिमांड सप्लाई वाली बात, कि भाई अच्छा ये सिचुएशन है जो मेरी डिमांड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, है ना। फिर इसके अंदर आपको दो टाइप होते हैं, जो आपकी पीपी थ्योरी होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक आपको होता है एब्सोल्यूट पीपीपी, एक आपको होता है रिलेटिव पीपीपी, है ना। दोनों हम देखेंगे। तो एब्सोल्यूट पीपीपी क्या कहता है, ये आपका कहता है कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज शुड बी इक्वलाइज टू द रेशियो ऑफ प्राइस लेवल्स इन द टू कंट्रीज, ठीक है। प्राइस लेवल आपको पता होगा कि कोई भी जो कंट्री होती है उनका एक प्राइस लेवल होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विस की एक पूरी बास्केट होती है, मतलब कुछ कुछ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। उनका कलेक्टिव प्राइस निकाला जाता है, प्राइस लेवल निकाला जाता है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज के जो प्राइस लेवल है उस रेशियो में ही उनका एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो एक्स कंट्री है, यहाँ पे आपकी ये एक्स कंट्री हो गई, ठीक है, और ये आपकी वाई कंट्री होगी, दो कंट्री होगी एक्स और वाई, ठीक है। एक्स कंट्री के अंदर कुछ आपका चल रहा है, कुछ भी आपका मान लो एग्जाम्पल मान लो कुछ भी आपकी जो प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक्स कंट्री वहाँ पे जनरल प्राइस लेवल आपका कुछ चल रहा है गुड्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है, मान लो 8,000 हो गया, है ना। मैं 8,000 ले रहा हूँ, कुछ भी आप नंबर यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 8,000 हो गया, ठीक। और जो इंडिया
अमेरिका मान लो एग्जाम्पल के लिए, डॉलर की बात करता हूँ मैं, तो यूएस में जो चल रहा है वो आपका कुछ $100 चल रहा है जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। 100 लेवल आपको $100 है कुछ सेम गुड्स ऑफ सर्विसेज के लिए, सेम आपकी गुड्स है सर्विसेज है उसकी बात के लिए, ठीक है। तो सेम गुड्स एंड सर्विस के लिए अमेरिका में 1000 और सॉरी इंडिया में 1000 और अमेरिका में $100 है। तो यहाँ पे मेरा एक्सचेंज रेट क्या निकल के आएगा, वो आपको निकल के आएगा ₹80 पर डॉलर, है ना। ₹80 पर डॉलर निकल के आएगा मेरा क्या एक्सचेंज रेट। तो ये आपका एक्सचेंज रेट किसके इक्वल होता है, जो आपके प्राइस लेवल होता है दोनों कंट्रीज का रेशियो के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपका एक्सचेंज रेट निकल सकता है, ये आपका एब्सोल्यूट बीपीपी कहता है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन कंट्री एक्स, ठीक है, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन कंट्री वाई, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हम किसी एक गुड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सेम थ्योरी में हमने assumption लिया है कि एक आइडेंटिकल गुड्स की बात हो रही है, तो थ्योरी के लिए यहाँ पे हम एक गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जनरल आपका क्या होगा, एक प्राइस लेवल, अगर आप एक्चुअल में निकालना चाहते हैं तो एक प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो कंट्री एक्स में चल रहा होगा वो ऊपर, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप आ जाएगा, फिर प्राइस ऑफ जो कंट्री एक्स का जो प्राइस लेवल है वो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, एक्सचेंज रेट निकल जाता है, ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे, तो मान लो इंडिया में कोई भी बास्केट ऑफ गुड्स सर्विसेज है, या सर्टेन कुछ गुड्स हैं, उनका जो चल रहा है प्राइस लेवल वो कितना है, वो 80,000 है। और यूएस में सेम गुड्स सर्विसेज का जो प्राइस चल रहा है वो आपका $100 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 80,000 डिवाइड बाई वन, सॉरी ये आपका हो गया $1,000, ठीक है। ये $100 नहीं है ना, ये आपका हो जाता है $1,000। तो इससे अब क्या होगा, इससे अब आपका जो एक्सचेंज रेट निकलेगा वो क्या निकलता है, दोनों का हमने रेशियो ले लिया, ठीक है ना, 80,000 डिवाइड बाई $1। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई $1 की जो वैल्यू है ना वो 80,000 के इक्वल है। यानी मेरा एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, मेरा एक्सचेंज रेट आपका हो गया 80 पर डॉलर, है ना। यानी $1 के बदले मुझे ₹80 मिलेगा, या फिर मुझे अगर $1 परचेज करना है तो मुझे ₹80 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो एब्सोल्यूट थ्योरी है वो इस तरीके से काम करती है, वो रेशियो लेती है दोनों कंट्रीज के जो प्राइस लेवल है उसका, और आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर देती है ना। अब यहाँ पे आप जो है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ₹100 ऊपर ही लेना है। अब ₹100 को हम नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी ले सकते हैं, बात तो वही आएगी आपका, बस ये चेंज हो जाएगा, ये $1 कितना हो जाएगा, $1 आपका आ जाएगा पर 80 तो बात तो वही होगी ना आपका कि $1 खरीदने के लिए आपको ₹80 ही देने होंगे, या ₹80 खरीदने के लिए आपको $1 देने होंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट इस तरीके से निकल सकता है एब्सोल्यूट थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब इसी का एक एक्सचेंज रेट वर्जन आता है ना, सेम ही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। उसी का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन खेलो आप इसको, जो आपका होता है रिलेटिव पीपीपी, ठीक है। तो रिलेटिव पीपीपी में हम क्या करते हैं, उसमें तो हम एब्सोल्यूट है उसमें तो हमने एब्सोल्यूट निकाल लिया, किसी भी टाइम पीरियड का निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं रिलेटिव पीपीपी, है ना, कि 2 ईयर्स के कंपेयर में निकाल रहे हैं। मान लो एग्जांपल के लिए कि भाई पिछले साल जो मेरा एक्सचेंज रेट था, अब उसके कंपेयर में अब मेरा एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया है, मतलब एक्सचेंज रेट में कितना चेंज आया एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है। तो जो रिलेटिव पीपीपी क्या कहता है आपका, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, कि भाई कितना परसेंट का चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज शुड इक्वल द डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। कि अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई मेरा एक्सचेंज रेट में कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो वो इक्वल होता है वो क्या, वो इक्वल होता है आपका दोनों कंट्रीज का जो इन्फ्लेशन रेट है, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा इन्फ्लेशन रेट में, उतने ही परसेंट का आपका चेंज होगा आपके जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो चेंज इन एक्सचेंज रेट इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, और माइनस आपका इन्फ्लेशन रेट इन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो इससे आपको एक परसेंटेज पता चल जाएगी कि अभी जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे अज्यूम करेंगे हम आपका कि बेस पीरियड के अंदर, ठीक है, इसमें आपको 2 बेस पीरियड लेते हैं। बेस पीरियड आपको पता होगा, जैसे आपने अगर इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे ना, हम निकालते हैं आपको प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स निकालते हैं, तो उसमें एक बेस पीरियड लेते हैं। जब हम जितने भी गुड्स सर्विस होते हैं उनके प्राइस को क्या मान लेते हैं, उनके प्राइस को मानते हैं आपका 100 मान लेते हैं, 100 हम बेस लेके चलते हैं परसेंटेज टर्म्स में अगर हम माने, या उसको 1 मान लो आप, ठीक है। तो हम मान लो बेस ईयर है, तो यहाँ पे हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन बेस ईयर, ठीक है, ये हम डिनोट करेंगे इससे, बेस ईयर के अंदर जो प्राइस है डोमेस्टिक कंट्री का, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, ये डोमेस्टिक कंट्री के लिए आप, ठीक है, यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, ये डोमेस्टिक कंट्री के लिए, और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन बेस ईयर ऑफ फॉरेन कंट्री, ये आपका फॉरेन कंट्री के लिए, ठीक है। ये डोमेस्टिक कंट्री के लिए हो गया, ये फॉरेन कंट्री के लिए हो गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलेंगे, स्पॉट आपको बोलेंगे, स्पॉट मतलब उस टाइम पीरियड पे जो हम निकाल रहे हैं आपका, ठीक है, बेसिक में निकाल रहे हैं तो बेसिक का स्पॉट प्राइस क्या होगा, और हमने पहले पढ़ा था आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट और फ्यूचर एक्सचेंज रेट पढ़ा था। तो स्पॉट मतलब अभी प्रेजेंट में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई भी हमने आपस में गुड्स सर्विसेज खरीदी हैं, तो भी स्पॉट में जो करंट में जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है वही हम उसी पे हम आपका डील करते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट स्पॉट अभी क्या हो रहा है बेस ईयर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S0 मतलब बेस ईयर का करंट, बेस ईयर का एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका डिवाइड कर देंगे जो आपके डोमेस्टिक का आपका प्राइस वो है आपका प्राइस कमोडिटी की किसी की, डिवाइड बाय आपका फॉरेन के अंदर सेम गुड सर्विसेज का जो प्राइस है वो, ठीक है। तो स्पॉट का करंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और हमें फ्यूचर का निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, मतलब 1 साल बाद का निकालना है हमें, आफ्टर 1 ईयर। तो सिंपल है ना, S1 मतलब आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पर 2 कर देंगे तो आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। भाई बेस ईयर के कंपेयर में मुझे अब निकालना है 3 साल बाद का एक्सचेंज रेट है मेरा, तो 3 साल के अंदर जितना चेंज आया आपका प्राइसेस के अंदर, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं अपना, है ना। जैसे ये सिंपल चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर मुझे निकालना है कि भाई किसी भी गुड्स सर्विस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब कितना उसमें किसके प्राइस कितना चेंज हुआ है, इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एग्जांपल मान लो जैसे कोई भी जैसे वॉच है कोई, ठीक है, कोई वॉच है उसका प्राइस जो था बेस ईयर में उसका प्राइस था ₹100,
ठीक है। बेस ईयर में उसका प्राइस 100 था या 1000 मान लो, चलो एग्जांपल के लिए कि उसका प्राइस जो है वो 1000 था बेस ईयर में, ठीक है ना। अभी अब 2 साल बाद उसका प्राइस कितना चेंज हो गया, मुझे ये पता लगाना है कितना कितना परसेंटेज चेंज आया उसके प्राइस में, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, सिंपल हम क्या करते हैं, जो बेस ईयर में उसका प्राइस था वो हम ले लेते हैं। तो बेस ईयर में कितना था 1000, तो बेस ईयर में था भाई 1000 प्राइस, तेरा बेस ईयर में 1000 हो गया, ठीक है। और अब मुझे अभी आज उसका जो प्राइस है ना वो मान लो आपका हो गया है 1500 हो गया है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आज उसका प्राइस ना 1500 है, सेम वो जो मेरी थी बेस ईयर में, ठीक है ना, वो थी कितने की, बेस ईयर मान लो 2 साल पहले जो थी वो 1000 थी और आज वो 1500 की हो गया है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का मेरा चेंज आया प्राइजेस में, ठीक है। तो कितना आएगा, सिंपल सिंपल आपसे डिवाइड करते हैं, तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है आपका, ये 150%। तो 150% मतलब क्या हो गया आपका कि भैया आपके जो प्राइस है ना उसमें 150% का चेंज आया है ना। मतलब बेस पीरियड में कितना था, बेस में 100 था उसका प्राइस, 100% था, अब कितना हो गया 150% हो गया, मतलब माइनस करेंगे आप तो कितना आ रहा है चेंज, 50% का चेंज आया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, बेस ईयर में उसका प्राइस 100 हमने 100 मान के चला था, बेस ईयर में 100 मान के चलते हैं हम, तो 100%, अभी 150% हो गया, तो दोनों में डिफरेंस है 50% का, यानी मेरा प्राइस जो है 50% से बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स नंबर में ये चीज़ें होती है ना। आपको इंडेक्स नंबर आता है, अगर नहीं आता है तो हम इसी चैनल पे क्या है इंडेक्स नंबर की वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूँ काफ़ी जल्दी, ठीक है ना। बाकी हमने जो बिजनेस स्टैटिक्स के चैप्टर थे उनकी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसकी वीडियो जल्दी अपलोड होगी, तो इस तरीके से मैं एक साल बाद का निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको शो करने के लिए भाई किस तरह से एक साल बाद का निकलता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या करा, इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, भाई मुझे मिला कि भाई मेरा जो चेंज आया ना वो 50% आया, दोनों के बीच में डिफरेंस 50 है, कि मेरा जो चेंज आ रहा है ना वो कितना आया 50% आया, ठीक है। तो जो मुझे पता है कि भाई मेरा 50% चेंज आया, तो मुझे अब करंट में क्या वैल्यू है मुझे वो पता लगानी है, तो मैं सीधे निकाल लूंगा ना, 50% मल्टीप्लाई 1000 कर दो, कितना हो रहा है बताओ। तो आप बोलोगे जी 500 का चेंज आ रहा है ना, 500 का चेंज आ रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई 500 का मेरा चेंज आया, डायरेक्ट मुझे पता चल गया है चीज़। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, तो एक साल बाद वाला प्राइस है आपका, तो एक साल बाद वाला प्राइस है तो इन्फ्लेशन भी तो हुआ होगा ना, उनके प्राइसेस भी तो बढ़े होंगे आपस में, हाँ। तो हमने उनके प्राइसेस को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो डोमेस्टिक कंट्री में था वो उस उतना परसेंट का चेंज जो इन्फ्लेशन में चेंज हुआ वो, और परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन फॉरेन कंट्री का वो हमने ऐड कर दिया आपका वन के अंदर। वन के अंदर क्यों ऐड करा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, देखो परसेंटेज चेंज कितना हुआ था, 50% चेंज हुआ था, उसको हमने 100 में ऐड कर दिया। 100 क्या है यहाँ पे, वन क्या रिपीट कर रहा है, क्योंकि बेस ईयर में उसका प्राइस 1 था, 1 मतलब 100% था, ठीक है। अभी मैंने उसमें इतना इसको 100 भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हमने 1 ले लिया था कि इजी कैलकुलेशन हो जाए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज चेंज जितना इन्फ्लेशन रेट आपको चल रहा होगा वो ऐड कर देंगे आपका बेस, जो भी बेस ईयर के अंदर उसे ऐड कर दिया आपने, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक परसेंटेज मिलेगी, उस परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो भी आपको बेस ईयर का प्राइस था, बेस ईयर का जो एक्सचेंज रेट था, और आपको अपना जो करंट ईयर का एक्सचेंज रेट अभी मिल जाएगा एक साल बाद का, ठीक है ना। तो इससे एग्जाम्पल समझते हैं बढ़िया से। जैसे मान लो आपका सेम जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था वैसे हम लिख चलते हैं कि एक पेन है, ठीक है ना। उसका जो प्राइस है $1 का, वो कितने का है, यूएस में $1, इंडिया में वो है 80 रुपीज़ का, ठीक है। एक पेन उसका प्राइस यूएस में $1, इंडिया में 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो करंट अभी मुझे निकालना है अपना बेस ईयर का, मतलब अभी मैं इसको बेस ईयर मान के चलता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको बेस मान लेता हूँ। वैसे रियल वर्ल्ड में आपको बेस ईयर निकालना होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है निकालना वो, ठीक है। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये मेरा बेस ईयर चल रहा है, ठीक है ना, ये $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ ये मेरे पास है अभी, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट क्या आएगा आपका, भाई जो प्राइस है आपका वो कम्युनिटी का ऑफ डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डिवाइड बाय जो फॉरेन के अंदर है, तो आगे आगे भाई 80 रुपीज़ पर डॉलर आपका चल रहा है बेस ईयर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया, भाई चीज़ों में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो जो यूएस में इन्फ्लेशन आया वो आया 30%, ठीक है। 30% है मतलब 0.3 बोल सकता हूँ मैं इसे, है ना, डिवाइड करेंगे आप इसको तो 0.3 हो जाएगा। और इंडिया के अंदर जो आपका है वो है 40%, यानी एग्जाम कितना हो गया 0.4 नंबर्स में अगर बात करता हूँ, तो 0.4 आपका चेंज, इतना आपका चेंज आया किसके अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, मतलब इतना इन्फ्लेशन हो गया है उन चीज़ों के अंदर जो प्राइस हमने ऊपर देखे थे। तो मैं आपसे सॉल्व कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, सिंपल, ठीक है। भाई वो जो कम्युनिटी थी पेन, वो उसका बेस ईयर में 100% प्राइस था, मतलब जो था बेस ईयर में वही उसका प्राइस है 80 रुपीज़, और डॉलर, और वो कितना था फॉरेन के लिए $1 ही था, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दिया इन्फ्लेशन रेट, कितना परसेंट चेंज आया, और जितना परसेंट का चेंज आया उसमें वो निकाल के मैंने उसमें ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो वही वही करते हैं ना, जो मुझे पता चलेगा आज उसका कितना प्राइस है, भाई समोसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समोसा है, उसका प्राइस 10 रुपये था बेस ईयर में, उसमें आया आपका 50% का चेंज, 50% का इन्फ्लेशन हो गया, मतलब 5 रुपये बढ़ गए, तो 5 रुपये ऐड कर दूंगा ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा। अब 15 डिवाइड बाय जो फॉरेन में आया, फॉरेन में भी इन्फ्लेशन आया हुआ तो वो भी ऐड कर दिया, तो अब एक रेट निकल गया, है ना, दोनों में एक रेट निकल गया, सेम सेम समोसे का रेट निकल गया। उस रेट को मैंने जो आया परसेंटेज में आएगी ना वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेस ईयर से, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मैंने 0.4 को ऐड कर दिया इसमें, बेस ईयर में जो पेन था उसका 100% प्राइस थी, उसमें मैंने 40% का और ऐड कर दिया। सेम मैंने डॉलर के साथ करा कि बेस ईयर में उसका प्राइस 100 मान के चल रहा था, उससे मैंने आपको 30% का जो इन्फ्लेशन हो वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे मुझे क्या निकल के पता चला, इससे मुझे अपना इन्फ्लेशन रेट कह लो या प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो कितना परसेंट चेंज आया मुझे ऊपर चल गया। अच्छा, इसमें जो चेंज आया ना वो आपका आया 0.77% का चेंज आया है, ठीक है। तो वहाँ से और अभी तक का जो चेंज आया वो आपका 0.77% का चेंज आया, ठीक है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जो बेस ईयर का प्राइस था,
भाई मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो कितना परसेंट चेंज आएगा, कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके निकलेगा ना सीधा। ठीक है, तो कितना आंसर आता है आपका, वो आता है 86.116, है ना। परसेंटेज में ऐसे निकालता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्शन रेट आ गया 1 साल बाद का। ठीक है, 1 साल बाद जो होगा इन्फ्लेशन रेट चेंज हुआ, उसी रेशियो में मेरा क्या हो गया, मेरा जो एक्शन रेट है वो भी आपका चेंज हो गया। तो आपका जो अब प्राइस चल रहा है, जो आपका अब एक्शन रेट है 1 साल बाद इन्फ्लेशन के बाद, वो आपको कितना है 86.16 इक्वल्स टू $1 आपका हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं आपको क्या, एक्शन रेट, इस तरीके से हम आपको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो हमने दोनों थ्योरीज आपकी पढ़ ली ऊपर, दो सॉरी हमने जो पीवीपी थ्योरी पढ़ ली है, बाकी 2 थ्योरीज हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी आपकी काफ़ी काम आती है, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आता है, इन्फ्लेशन रेट को आप मेजर कर सकते हैं 2 कंट्रीज के बीच में अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, वो हमने देख लिया ना। करेंसीज की वैल्यूज आप मेजर कर सकते हैं इस सेम जो हमने पढ़ा पीपीपी की हेल्प से। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है ना। जैसे पहले इसकी लिमिटेशन आपकी होती है कि भाई जो थ्योरी है ना किसकी, इसमें हमने क्या अज्यूम किया था, इसमें हमने अज्यूम किया था कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, टैक्सेस नहीं होंगे, टैरिफ नहीं होंगे, ट्रेड बैरियर नहीं होंगे। ठीक है, बट जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है प्राइस के ऊपर, है ना। रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें आपको फेस करनी होती है, सब चीज़ों के प्राइसेस आपको पे करने होते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल इतना नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलरली क्या करती है, इंटरवेन करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले भी आपका कि भाई जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, अपनी वैल्यू अब जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, है ना, वैल्यू अभी ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो उसे डाउन करने के लिए, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है तो उसे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लेती है, इंटरवेन करती है ना। रिजर्व को सेल कर देगी या खरीदेगी। तो ये सब चीज़ें भी फिर से क्या होता है, लिंक जो वो टूट जाता है, जो हमने पढ़ा थ्योरीज में पढ़ा हुआ इन्फ्लेशन और प्राइस के बीच में जो लिंक है उससे एक्शन रेट डिटरमाइन होता है। बट वो चीज़ नहीं हो पाती अगर गवर्नमेंट बीच में आपका इंटरवेन करती है तो। ठीक है, फिर इसमें कुछ आपके नॉन ट्रेडेड गुड्स भी होते हैं, है ना। हमने पढ़ा इसमें आपकी गुड्स सर्विसेज आते हैं। ठीक है भाई, ये सर्विसेज भी जाएंगी, गुड्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना, जैसे हाउसिंग हो गई। ठीक है, इमोबल प्रॉपर्टीज आपकी होती है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको हम इजीली ट्रेड नहीं कर सकते। तो इनका जो प्राइस लेवल में डिफरेंस आएगा उनको तो हम कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो किस तरीके से फिर प्राइस लेवल और किस तरीके से फिर आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप कंसिडर नहीं कर रहे थ्योरी के अंदर। ठीक है, फिर आपको तो प्राइस इंडेक्स हमने पढ़ा अभी कि जो पीवी किसके ऊपर रिलाई करती है, वो रिलाई करती है आपकी भाई कितना एक्यूरेट आपको प्राइस इंडेक्स, मतलब जो आपके प्राइस इंडेक्स के इंडेक्स जो होते हैं अलग अलग, प्राइस इंडेक्स की हम बात करें सिंपल, तो जो प्राइस इंडेक्स हमने सीखा देखा अभी कैसे निकालता है, तो ये उसके ऊपर रिलाई है पूरी तरीके से। हाँ, तो वो कितना एक्यूरेट होगा वो हमें ठीक से उसकी सोर्सेज नहीं पता चल सकते, है ना। मतलब कितना एक्यूरेट है वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो एक्सचेंज रेट कैसे एक्यूरेट होगा। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डाटा भी ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, जो अभी अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहाँ पे तो चेंजेस होते रहते हैं लगातार, है ना, काफ़ी फ्रिक्वेंट तरीके से। तो वहाँ पे जो है आपके इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है वो भी आपको ठीक से नहीं प्राप्त होते। ठीक है ना। जैसे आपका बेस प्राइस हो गया, तो बेस प्राइस उसे निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई मैं कैसे मानूँ बेस, किस शेयर को मैं अपना बेस शेयर मानूँ, है ना। जहाँ पर मेरे 2 करेंसीज के प्राइस इक्वल थे, मुझे वो कैसे पता चलेगा। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये निकालना कि किस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों का जो प्राइसेस था वो इक्वल था। किसी कोई गुड है, मान लो कोई भी गुड्स है, उसका प्राइस दोनों कंट्रीज में सेम था, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है आपका। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी आपकी। ठीक है, थ्योरी की। इसके बाद वाली दोनों जो बची हुई थ्योरीज है आपकी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।